नसीन, या तो अब इस जंग को जल्दी रोकना होगा या फिर ये जंग बहुत सारे मुल्कों को ड्रैग करने जा रही है। इसका जो स्केल है वो अब मजीद अब एक्सपैंड होने जा रहा है। ट्रंप ने अनाउंस किया है कि एक इंटरनेशनल अलायंस बनने जा रहा है और ये इंटरनेशनल अलायंस जो है इसमें जापान भी शामिल होगा, इसमें यूरोपियन पावर्स भी शामिल होंगी और ये अपने जंगी बेड़े भेजेंगी, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेंगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में और वहां पर जाकर हम कंट्रोल करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को और ये एक मुकम्मल इंटरनेशनल अलायंस होगा। अच्छा जी, तो ईरान ने कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं, अभी तक कोई वॉरशिप जो वो हमारी तरफ नहीं आया है और हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई वॉरशिप आएगा तो हम बिल्कुल जब इंतजार में आप भेजें जरा। उधर आईआरजीसी के कमांडर ने यह कहा है कि यह जंग अब तब तक नहीं रुकेगी जब तक अमेरिका यहां से विड्रॉ नहीं कर जाता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो लेबनान की सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है क्योंकि इजराइल वहां पर बहुत ज्यादा खौफनाक बमबारी कर रहा है। अब वहां पर हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल की कैलकुलेशन से कहीं ज्यादा जो वो फॉर्मिडेबल साबित हो रही है और हिजबुल्लाह जो वो बहुत ज्यादा डैमेजेस पहुंचा रही है इजराइल को, क्योंकि ईरान तो बॉर्डर के ऊपर नहीं है। हिजबुल्लाह एक ही ताकत है जो इजराइल के बॉर्डर के ऊपर मौजूद है और आज रिपोर्ट ये सामने आई है, इजरायली मीडिया ने बताया है कि रोजाना कम से कम हिजबुल्लाह 90 रॉकेट्स इजराइल के ऊपर फायर कर रही है। 24 आवर पीरियड के अंदर रोजाना एटलीस्ट 90 रॉकेट्स वो इजराइल के ऊपर दाग रही है। तो इस तरह से इजराइल बहुत ज्यादा ट्रबल में वहां पर आया हुआ है और उन्होंने बताया है कि गोरिल्ला स्टाइल के अंदर हिजबुल्लाह बिल्कुल अपने आप को तश्कील दे चुकी है और एक फैसला कुन जंग लड़ने के लिए हिजबुल्लाह बिल्कुल कॉन्फिडेंट जब नजर आ रही है। अच्छा, अब टर्की की भी स्टेटमेंट लेबनान के हवाले से आई है। टर्की ने कहा है कि हम खामोश तमाशाई नहीं बन सकते, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। जो कुछ नेतन्याहू जो है वो लेबनान के साथ कर रहा है, हम जो है इस पर बिल्कुल खामोश नहीं रहेंगे। यह टर्की की स्टेटमेंट आई है। और उधर जरा सोमालीलैंड की भी सुन लें। सोमालीलैंड ने इस फोग ऑफ वॉर में इजराइल को इनवाइट किया है कि आप आ जाएं, हमारी बंदरगाहें आपके लिए खुली हुई हैं और हमारी बंदरगाहों को आकर जब कंट्रोल करें और ये जो बाबल मंदब है इसको हम मिलकर जब कंट्रोल करेंगे। तो सोमालीलैंड की भी आप समझ लें कि कहीं ना कहीं दरमियान में तबीयत साफ हो सकती है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कोई बड़ी जंग जब छिड़ सकती है क्योंकि इस मौके पर आप जरा, अच्छा वैसे भी तारीख भरी पड़ी है क्योंकि इधर से ही हमेशा गद्दारी हुई है, तभी उनको मौका मिला है। तो अब सोमालीलैंड जब इस मौके पर इनवाइट कर रहा है इसराइल को, तो यहां पर भी कोई बड़ी जंग जब छिड़ सकती है। सबसे पहले जरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आगाज करते हैं जो ट्रंप ने इंटरनेशनल अलायंस अनाउंस किया है। अच्छा, डे बाय डे जो अमेरिकी सदर है उसकी क्रेडिबिलिटी कम पड़ती चली जा रही है। खुद अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया इसको लिखने पर मजबूर है कि कोई अहमियत नहीं है कि अमेरिकी सदर बात क्या करता है। दुनिया बिल्कुल उसको गौर से सुनने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है क्योंकि सुबह उसकी बात कोई और है, शाम उसकी कोई बात और है। अब जरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो उसने अलायंस अनाउंस किया है उसमें कौन कौन होगा जरा सुने। एक तो रशियन मीडिया ने लिखा है कि इंटरनेशनल नेवल अलायंस जो सिक्योर करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अमेरिका अकेला काफी नहीं है, अब उसको बाकियों की जरूरत पड़ गई। अच्छा जी, कौन कौन होंगे? जापान होगा, इसमें साउथ कोरिया होगा, इसमें फ्रांस होगा, इसमें ब्रिटानिया होगा। अच्छा, किसको बुलाया है? जापान और साउथ कोरिया, जिनकी हिफाजत खुद अमेरिका कर रहा है और जापान और साउथ कोरिया आएंगे यहां पर। अच्छा जी, ये जापान और साउथ कोरिया ने पहले कौन से जाकर इस तरह से जंगें लड़ी हैं, पहले कौन से इस तरह के रास्ते खुलवाए हैं जब साउथ कोरिया और जापान यहां पर आएंगे? अच्छा, साउथ कोरिया आएगा तो फिर नॉर्थ कोरिया खामोश बैठा रहेगा। अच्छा जी, ब्रिटानिया आएगा, फ्रांस आएगा, वो फ्रांस जिस वक्त ईरान से बात कर रहा है, लेकिन एक और मुल्क का नाम लिया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि रोज वो पता नहीं अब वो कि इस सदर ने क्या बात करनी है, खुद अमेरिकन ज्यादा तवज्जो दे नहीं रहे। एक और मुल्क का भी इसने नाम लिया, वो भी आएगा अमेरिका के साथ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाएगा। वो कौन है? चाइना। ट्रंप कह रहा है कि चाइना हमारे साथ आएगा और हम मिलकर जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाएंगे। चाइना, फ्रांस, जर्मनी नहीं है, ब्रिटानिया, साउथ कोरिया और जापान। अब आप जरा अंदाजा कर लें, ठीक है? चाइना आएगा अमेरिका के साथ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाएगा। चाइना तो ऑलरेडी मौजूद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में और उसका ऑयल तो गुजर रहा है, तो उसको आने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपके साथ है तो वो वहीं पर बैठा हुआ है। यानी इससे आप अंदाजा लगा लें कि जहनी हालत जब वो कहां तक पहुंच चुकी है और फ्रस्ट्रेशन जब वो किस हद तक पहुंच चुकी है। अच्छा, अब इसी दरमियान जो है वो फाइनेंशियल टाइम क्या लिख रहा है? इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट सामने आई, अब फाइनेंशियल टाइम लिख रहा है कि ट्रंप की जो टीम है उसने मशवरा दिया ट्रंप को, नाउ इज द राइट टाइम टू डिक्लेयर विक्ट्री एंड विड्रॉ फ्रॉम द वॉर। देखिए, इस जंग में पूरे पूरे खदशात मौजूद हैं कि ये जंग आगे लंबी होगी, इसमें ज़मीनी हमला भी हो सकता है, इसमें न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी भी हो सकती है, ये एक्सपैंड हो सकती है, इसमें सारे खतरात खदशात मौजूद हैं और जो फॉल्स फ्लैग किए जा रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं कि इसको मजीद फैलाया जाए। लेकिन रियलिटी यह है कि अमेरिका इस जंग में अपने अहदाफ अचीव करता हुआ किसी सूरत हासिल नहीं नजर नहीं आ रहा। चाहे वो एक लंबी जंग करे, चाहे वो एक छोटी जंग करे, उसके अहदाफ अचीव होने वाले किसी सूरत नहीं है। तो फाइनेंशियल टाइम यह बता रहा है कि ट्रंप को यह मशवरा दिया गया है, यही बेहतरीन टाइम है
पतली गली से निकल लो और कह दो कि हम बस फाते हो गए, बस विक्ट्री डिक्लेयर करो और उसके बाद फाते हो जाओ। लेकिन मसला यह है कि ईरान, अगर ये निकल गए, इनके हमले रुक गए और ईरान के हमले जारी रहे तो फिर क्या होगा? अच्छा, रॉयटर्स ये बता रहा है कि ईरान रिजेक्ट्स हाल्टिंग इट्स अटैक्स एंड सेज के पहले अमेरिका और इजराइल रोकें। तो इसका मतलब क्या ईरान को वाकईतन ये ऑफर दे रहे हैं कि हम जंग रोकने के लिए तैयार हैं और आगे से ईरान इनकार कर रहा है? ये तो बहुत बड़ी खबर है। तो ये चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, आज ये रॉयटर्स भी बता रहा है कि ईरान ने कहा है कि पहले ये हमले रोकेंगे तो उसके बाद हम सोचेंगे। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो ईरान की जो नेवी है उसके कमांडर कह रहे हैं कि कोई भी अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जो है वो हमारे साइलों के करीब और उसकी तरफ जो नहीं आ सका है और हम इंतजार कर रहे हैं कि इनके कोई डिस्ट्रॉयर्स, इनके कोई वॉरशिप जो है वो हमारी तरफ आए, हम इंतजार कर रहे हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये तो बंद है ही नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है सिर्फ अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए, बाकी दुनिया के लिए खुला हुआ है। सिर्फ अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए हमने बंद किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज टू द टैंकर्स एंड द शिप्स ऑफ यूएस एंड देयर एलाइज। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए बंद है, बाकी दुनिया के लिए कोई मसला ही नहीं है, वो उनके लिए खुला हुआ है और वो आए और यहां से गुजरे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ईरान ने यह अनाउंस किया है कि हमने बैंक्स को निशाना बनाया है और हम ये वार्न कर रहे हैं कि अगर दोबारा हमारे बैंकों को निशाना बनाया गया तो फिर हम अक्रॉस द रीजन अटैक करेंगे। अभी तो सिर्फ 2 मुल्कों में हमने अमेरिकी बैंकों को निशाना बनाया है, लेकिन अगर ये दोबारा हमारे पर अटैक हुआ तो फिर अक्रॉस द रीजन होगा। इफ यूएस रिपीट्स दिस एक्शन, ऑल अमेरिकन बैंक ब्रांचेस इन द रीजन विल बी लेजिटिमेट टारगेट फॉर अस। इसका मतलब यह है कि ईरान फिलहाल ये बता रहा है कि फिलहाल हम अब मजीद बैंकों पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर इन्होंने किया तो फिर हम दोबारा अटैक करेंगे और फिर हम कोई लिहाज नहीं करेंगे, फिर पूरे रीजन में और हर मुल्क में अटैक करेंगे। IRGC ने जो नई वेव फायर की है इसमें यह बता रहे हैं कि हमने इंटेंस मिसाइल और ड्रोन है वो फायर किए हैं। तो 30 जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल हैं जो 1 टन वॉरहेड के साथ हैं, वो भी ईरान एक वेव के अंदर फायर कर रहा है और फिर कोऑर्डिनेशन है, उधर से हिजबुल्लाह फायर कर रही है। तो बड़ा भुरकस निकला हुआ है इस वक्त इजराइल का और खुद इजरायली मीडिया कह रहा है कि हमें बताने की इजाजत नहीं है और मुकम्मल सेंसरशिप है कि टोटल हमारा लॉस हो कितना रहा है। तो लॉस हो रहा है तो अभी नहीं बता पा रहे ना ईरान में। तो ईरान की तो लीडरशिप भी आजादाना घूम रही है अपनी पब्लिक के दरमियान, जो उन्होंने मैसेज दिया है पब्लिक के सामने आकर। मुझे बताएं आज तक कौन सा ओआईसी मुल्क है जो ये कर सका है? मतलब ये तारीख है जो आपके सामने लिखी जा रही है। जिस तरह से ईरान की लीडरशिप पब्लिक के अंदर आई है और जो उन्होंने पैगाम दिया है वो हैरान कुन है और उस पर वेस्टर्न मीडिया भी लिखने पर मजबूर हुआ है कि इस करेज के ऊपर, इस बहादुरी के ऊपर ये वैसे इंतहा है। हालांकि एसओपी के मुताबिक उनको बंकर में रहना है। दिस इज एसओपी। वो नेतन्याहू और वो सारे पिछली 12 दिन की जंग में वो बंकर से नहीं निकल सका और इस वक्त भी वो खबर आ रही थी, वो तो एआई वीडियो थी जो उसने जारी की है, तो वो सब बंकर में छुपे हुए हैं। हालांकि ईरान के पास कोई जहाज भी नहीं। सो ईरान की लीडरशिप जब पब्लिक में फिर रही है। अब जरा देखिए, वॉर एंड्स ओनली विद यूएस कंपनसेशन एंड विड्रॉल फ्रॉम द रीजन। अब ये बहुत बड़ा जो एक कंडीशन है जो ईरान की जानिब से रखी गई है। देखिए, ईरान इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि ये दोबारा हमला ना हो। अब ये तमाम बातें इस नुक्ते को साबित कर रही हैं कि वाकईतन ऐसा ही है। तो कैसे होगा? अमेरिका कोई गारंटी भी दे तो उसकी क्या गारंटी है? तो ईरान ये यकीनी बनाना चाहता है कि भाई अमेरिकी बेसिस को हम यहां से कोई खत्म करें, क्योंकि अगर अमेरिकी बेसिस नहीं होंगे तो फिर हमला हो नहीं सकता। ये बात तय है। ये बिल्कुल एक जोक है कि यहां से जेट्स नहीं उड़ रहे हैं। ओ भाई छोड़ दें इस बात को, जेट्स नहीं उड़ रहे हैं। ये सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके जरिए अमेरिकी मिलिट्री बिल्डअप हुआ है। फिर यहां से फ्यूल टैंकर्स उड़ रहे हैं, फिर इनका सारा एक सपोर्ट सिस्टम है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है। तो ये छोड़ दें। तो अगर ये बेसिस नहीं है तो अमेरिका अटैक नहीं कर सकता, बस सीधी सी बात। तो अब उन्होंने 2 शरात रखी है। एक तो हमारा जो नुकसान हुआ है उसका हमें दिया जाए, कंपनसेशन दी जाए, और दूसरा यह कि अमेरिका यहां से मुकम्मल तौर पर अपनी प्रेजेंस खत्म करे, खास तौर पर गल्फ रीजन से अपनी प्रेजेंस जब वो खत्म करे। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अगर हमारी एनर्जी फैसिलिटीज के ऊपर अटैक किया गया तो अमेरिकन कंपनीज इन द रीजन और फिर उनके साथ जो लिंक हैं, जो फैसिलिटेट हैं, वो सारे का सारा वो अंडर अटैक होगा। इससे पहले ये IRGC की जानिब से वार्निंग आई है। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं। रशिया और चाइना के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। ईरान ने यह कहा है कि रशिया और चाइना के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और यह पार्टनरशिप इस वक्त जारी है और मिलिट्री कॉपरेशन हो रहा है। ईरान यह कह रहा है कि रशिया और चाइना के साथ हमारी पार्टनरशिप है, वो पार्टनरशिप इस वक्त जारी है और दोनों से हमें मिलिट्री कॉपरेशन हासिल हो रहा है। और इस वक्त प्यूटन की जानिब से, प्यूटन ने ऑर्डर किया है 13 टन की जो मेडिकल एड है वो ईरान को भेजी गई। तो सवाल यह है कि किसी ओआईसी मुल्क ने एक पैनाडोल भी ईरान को भेजी है? सिर्फ अजरबैजान ने कुछ एड भेजी है, लेकिन इसके अलावा कोई मुल्क
ईरान को, अच्छा ईरान में इंसान नहीं रहते? मतलब आप इस बेहिसी की इंतहा देखें। देखें बात यह है कि बड़े मुश्किल वक्त आते हैं, पेचीदा मामलात हैं, फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन जब जंगें आप पर मुसल्लत हो जाएं, जब आपका सामना एक ऐसी एंटिटी के साथ हो जो दुनिया की किसी इंसानियत को, किसी मोरालिटी को, किसी ज़ाब्ते को नहीं मानता हो, वो बस आपको तबाही करना चाहता है, तो फिर आप एक ऐसी बोगस पॉलिसी नहीं लेकर चल सकते। गजा पर इन्होंने खामोशी इख्तियार की, इसराइल मजीद बदमाश बना, वो लेबनान में घुस गया, ये आज तक लेबनान में एक हमले की मजम्मत नहीं कर सके। वो वहां से निकला, वो यमन में खौफनाक उसने बमबारी की, यमन पर हमले की एक मजम्मत नहीं कर सके। फिर वो वहां से निकला, वो शाम में घुस गया, फिर वो वहां से निकला, अब वो ईरान में घुसा हुआ है, और ये ईरान पर हमले की मजम्मत तक नहीं कर सके, एक पैनाडोल की गोली नहीं भेज सके, तो वो यहां से निकलेगा तो कहीं और घुसेगा, ये बात तो तय है, इसमें कोई दो राय बात नहीं। और जो जॉर्डन और मिस्र ये समझते हैं कि वो इसलिए सेफ हैं कि वो इसराइल के इत्तेहादी हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी खाम ख्याली है। ये जो इस वक्त हालत जंग में बाकी मुल्क आए हुए हैं, ये भी यही समझते थे कि हम इसराइल के और अमेरिका के इत्तेहादी हैं। तो इस अमेरिका के साथ फिर भी कोई मामला तय हो सकते हैं, इसराइल के साथ कोई मामला तय नहीं हो सकते। इसराइल किसी का इत्तेहादी नहीं है, उसका एक मकसद है, और मकसद है ग्रेटर इसराइल बनाना और एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर बनना, इस रीजन के ऊपर हुक्मरानी करना। वो कभी इनके साथ भाईचारा, बराबरी, ये कभी नहीं करेगा इनके साथ, कभी भी। देखें ये जो है ना, ये इनको अपने बराबर की जगह पर समझते ही नहीं है, तो वो वक्ती जरूरत है उनकी। कभी जॉर्डन के साथ मुआहदा कर लिया था कि वो वाला बॉर्डर सिक्योर हो जाए, तो उनको क्या चाहिए? जब जॉर्डन उनको इंटेलिजेंस दे रहा है, उनकी तरफ जाने वाले मिसाइल रोक रहा है, तो फिर उनको और जॉर्डन से क्या चाहिए? जब उनको लैंड चाहिए होगी, जब वो लेबनान में, वेस्ट बैंक में, गजा में, शाम में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर इन मुल्कों की तरफ आएंगे ना। तो प्यूटन ने 13 टन भेजा है, इन्होंने कुछ भेजा है। इस मौके पर आप एक इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते कि आप खामोश बैठे रहें। ये तारीख की सबसे बड़ी गलती है जो इनकी जानिब से दोहराई जा रही है। अच्छा, और आप देखें कि रशियन जो डेलीगेशन है इन यूनाइटेड नेशन, उन्होंने ये कहा कि जो सरप्राइज अटैक था ईरान पर वो फेल हो चुका है, और इस बयान को न्यूयॉर्क टाइम ने कोट किया। रशिया ये कह रहा है ईरान पर सरप्राइज अटैक फेल हो चुका है और ईरान की गवर्नमेंट को ये ह्यूमिलिएट नहीं कर सके। देखिए ये हर ओआईसी मुल्क को ह्यूमिलिएट करते हैं। मुअम्मर कज़ाफी को सड़कों पर घसीट कर इन्होंने ह्यूमिलिएट किया, उसको निशाने इबरत बनाया। सद्दाम हुसैन को ह्यूमिलिएट किया, बशार अल असद को किया, मडोरो को किया। ईरान को ये ह्यूमिलिएट नहीं कर सके हैं, ये रेजिस्टेंस को ह्यूमिलिएट नहीं कर सके हैं। एंड द पीपल डिड नॉट राइज अप अगेंस्ट, जो अंदरूनी ये बगावत करवाना चाह रहे थे उसमें भी ये फेल हो गए। सो हमने आपको बताया था कि रशिया और चाइना ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या ईरान टिक सकता है, क्या ईरान सर्वाइव कर सकता है। सो रशिया एंड चाइना वो ये कह रहे हैं कि ईरान ना ह्यूमिलिएट हुआ है और ना अंदर से कोई बगावत हुई है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो ईरान के मंदूब हैं उन्होंने कुछ बात की है। उन्होंने कहा कि वी आर रेडी टू डिफेंड आवर होमलैंड एट एनी कॉस्ट, और हम जो फाइटिंग है वो जारी रखेंगे, और अनटिल के हमें ये गारंटीज दी जाएं। ये अब यूनाइटेड नेशन में ईरान बात कर रहा है कि कोई नया अग्रेशन जब ईरान के खिलाफ नहीं होगा, और ये जो विशियस साइकिल है कि वायलेंस करो, निगोशिएशन करो, सीज फायर करो, फिर हमला करने के लिए आ जाओ, ये इस दफा हम इसको नहीं मानते, इसको हम तोड़ देंगे इस साइकिल को। और ट्रंप के ये क्लेम्स कि उसने ईरान को डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये बिल्कुल फैब्रिकेशन है। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है ये मुकम्मल तौर पर हमारी नेवल फोर्सेस के कंट्रोल में है, और ईरान कैपेबल है डिफेंड करने के लिए अपने आप को। एंड जो भी हमारे दुश्मन ये समझते हैं कि वो जो भी हमारे दुश्मनों के अहदाफ हैं वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम होंगे। तो देखिए ये तमाम बातें इस बात को साबित कर रही हैं कि अब ईरान ये चाहता है कि वो सीधा सीधा सीज फायर ना करे, बल्कि वो कुछ ऐसा करे कि भाई दोबारा इस हमले को रोका जा सके। और वो इसी सूरत में मुमकिन है कि या अमेरिका विड्रॉ कर जाए, या फिर वो ये चाहते हैं कि अगर अमेरिका मुकम्मल ये बेसिस नहीं भी खत्म करता तो फिर अमेरिका इतना एग्जॉस्ट हो जाए। क्योंकि इस वक्त इसराइल और अमेरिका क्या चाह रहे हैं, अगर वो सीज फायर के पैगाम भेज रहे हैं तो दैट मींस कि वो ये चाहते हैं कि फिलहाल इस जंग को रोका जाए। जो देखें उन्होंने 15,000 टारगेट हिट कर लिए, तो जो फैक्ट्रीज तबाह करना थी, जो टारगेट हिट करना थे, वो तो उन्होंने कर लिए। तो अब वो जितना रहेंगे इसमें उनका नुकसान होता चला जाएगा, नुकसान होता चला। तो वो ये चाहते हैं कि वो वापस जाएं और अपने स्टॉक पाइल को फिल करें, फिर 6 महीने के बाद दोबारा आ जाएं। तो अब ईरान ये चाहता है कि या तो इनकी बेसिस खत्म हो, या फिर यह है कि इनको इतना एग्जॉस्ट करके भेजा जाए, इनके स्टॉक पाइल को इतना खाली किया जाए कि वो 6 महीनों में भर ना सके, कुछ इनको बड़े अगले दर्जे के ऊपर एग्जॉस्ट किया जाए और इनकी इकोनॉमीज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए कि ये दोबारा ना आ सके। तो ये एक ईरान की अब ये स्ट्रेटजी बिल्कुल वाज़ेह होती चली जा रही है। ईरान यही चाहता है, एक सीधा सीधा सीज फायर शायद अब उसको मिल सकता है, लेकिन वो लेने के लिए तैयार नहीं है। अब देखें ना, ईरान अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। मिसाल के तौर पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि अमेरिका और इसराइल ने, खासकर उन्होंने इसराइल का जिक्र किया है कि अपनी भरपूर ताकत इस्तेमाल की, लेकिन उसने अंदाजा सही नहीं लगाया। इस वक्त ईरान में जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि कोई बगावत का कोई इशारा भी मौजूद नहीं है। अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर कोई बगावत जब करवाई जाए,
लेकिन वॉसी जनरल बता रहा है कि अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करने के बाद फिर इनको अंदाजा हुआ है कि हमारा तो अंदाजा ही गलत था। वॉसी जनरल, तो ईरान अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। अभी जो ईरान के सदर हैं उनकी जरा स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने कहा कि इतनी अनजस्ट वॉर और एग्रेशन हमारे पर लॉन्च किया गया, लेकिन इसके बावजूद हमारी ट्रांसपोर्टेशन, हमारी कम्युनिकेशन, ये सब हो रही है। चैलेंजेस हमें हैं, लेकिन कोई सीरियस डिसरप्शन जब वो नहीं हो सकी है, और हम ओवरकम करेंगे इन तमाम कंडीशंस को। और जो हमारा नुकसान हो रहा है, जो हमारी तबाही हो रही है, जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, हम आगे चलकर पहले से भी ज्यादा अच्छा बनाएंगे। यानी जो हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे वो पहले से भी अच्छी करेंगे। तो जो डिस्ट्रॉय हो रहा है ये हम इसको संभाल लेंगे। तो और वो कह रहे हैं गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट मौजूद है और उसका ढांचा जब वो काम कर रहा है। तो ये अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए सबसे बड़ा डरावना ख्वाब बना हुआ है। तो इसलिए ईरान कॉन्फिडेंट है कि नहीं, अब हम कुछ देर लड़ सकते हैं और इनको जब सबक सिखा के भेजें। अब जैसे एक्स इजरायली जनरल है वो ये कह रहा है कि नेतन्याहू's ईरान रेटरिक कुड ट्रिगर एस्केलेशन। उसने कहा ये जो बार बार नेतन्याहू लगा हुआ ना कि ईरान की गवर्नमेंट गिराएंगे, ईरान की गवर्नमेंट गिराएंगे, इसका नतीजा जो है वो एक डेंजरस एस्केलेशन की सूरत में निकल सकता है। और ईरान जो है वो जो है ना उसका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कनेक्टेड है, कोहियन के अंदर है, यानी जुड़ा हुआ है। और वहां पर जो लीडरशिप मौजूद है वो इस बात को जानती है कि कैसे इस सिस्टम को चलाना है। ईरानियन सिस्टम रिमेन्स कोहेसिव, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। वहां पर कोई ऐसी बगावत, ये वो कोई कोलैप्स ये हमें नजर नहीं आ रहा। और ये जो नेतन्याहू लगा हुआ है ना, नहीं गवर्नमेंट को गिराना है, गवर्नमेंट को गिराना, ये बहुत बड़ी खराबी की तरफ लेकर जाएगा। अच्छा, आज इजरायली मीडिया ने, आखिर में अब ये रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं, इजरायली मीडिया ने इस बात को एक्नॉलेज किया है, डिफरेंट रिपोर्ट्स उन्होंने जारी की हैं कि हिजबुल्लाह बिल्कुल एक बड़ी ताकतवर फोर्स के तौर पर जब वो सामने आई है, जो अंदाजे हिजबुल्लाह के हवाले से लगाए गए थे वो बिल्कुल गलत थे। असल में इन्होंने हर जगह पर एरोगेंस का मुजाहरा किया। हर ना हिजबुल्लाह कमजोर थी ना ईरान कमजोर था। ये तो एक सालों का प्रोपेगेंडा है जी, हम बहुत ताकतवर है और ये बहुत कमजोर है। तो अब देखें ना, अमेरिका ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं छोटे मुल्कों के साथ लड़ी हैं और वहां पर भी इसको सबक मिला है। हालांकि अमेरिका और ईरान की क्या ताकत है, अमेरिका और वियतनाम की क्या ताकत है, अमेरिका वेनेजुएला, अमेरिका इराक, अमेरिका लीबिया, अमेरिका शाम, इनको अफगानिस्तान को ताकत का कंपैरिजन है। लड़ना है तो जाकर कम से कम नॉर्थ कोरिया से तो लड़ो, कम से कम जाकर नॉर्थ कोरिया से लड़ो, वगरना या फिर रशिया से लड़ो या चाइना से लड़ो। सिर्फ छोटे मुल्कों के ऊपर अपनी ये बर्बरियत दिखाना, और वहां से भी मुंह की खानी पड़ रही है, ईरान से भी मुंह की खानी पड़ रही है। तो ये बहरहाल ईरान भी अब इनको जब सबक सिखा रहा है। ये कब से लगे हुए, कई दहाइयों से लगे हुए छोटे मुल्कों पर, फिर उनको ह्यूमिलिएट करना, बताना हम कितने जब ताकतवर हैं। भाई इतने तुम ताकतवर हो तो अपने हम पल्ला जाकर लड़ो, छोटे मुल्कों के ऊपर आ जाते हो तुम बमबारी करने और फिर उनके अंदर बगावतें करवाते हो। तो इजरायली मीडिया बता रहा है कि हिजबुल्लाह जब वो बड़ी हाईली डिसिप्लिन्ड फोर्स के तौर पर सामने आ रही है, इसकी जो लीडरशिप है वो भी बिल्कुल कनेक्टेड है और सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। और बिल्कुल जो नईम कासिम है, डिसाइसिव कंट्रोल है उनका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। नो साइंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन या कोलैप्स। हिजबुल्लाह के अंदर भी कोई कोलैप्स के या डिसइंटीग्रेशन के साइन नजर नहीं आ रहे हैं। और पहले इजराइल ने यह समझा कि हिजबुल्लाह जो जंग में आ गई है ये ट्रैप के अंदर आई है, हिजबुल्लाह इजराइल के ट्रैप में आ गई है इस जंग को ज्वाइन करके। लेकिन अब इजराइल को अंदाजा हो रहा है कि नहीं, यह हिजबुल्लाह का एक सोचा समझा डेलिबरेट फैसला था इस जंग को ज्वाइन करने का। और अब यह आखिर में देखिए कि हिजबुल्लाह के मिलिट्री टैक्टिक्स के अंदर हमें तब्दीली नजर आ रही है। स्पेशल फोर्सेज जो उनकी हैं, रिजवान फोर्सेज, ये लार्ज स्केल इनकरियन करने के लिए भी कैपेबल हैं और अब ये ज्यादा गोरिल्ला स्टाइल टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही हैं। यानी एक लार्ज स्केल अगर अंदर घुसना हो तो भी ये कर सकते हैं, लेकिन अब इनके जो टैक्टिक्स हैं वो ज्यादा ये हैं कि गोरिल्ला स्टाइल के अंदर ये जंग लड़ रहे हैं। और हिजबुल्लाह रोजाना 90 रॉकेट्स कम से कम फायर कर रही है और ये घात लगा रही है, एक्सप्लोसिव ऑपरेशंस कर रही है, एंटी आर्मर जो अटैक्स हैं वो ये कर रही है, स्नाइपर ऑपरेशंस कर रही है। और इसके ऑपरेशन बहुत ज्यादा मिलते हैं जो 90s के अंदर इसके ऑपरेशंस थे। और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ये जो है ना लेबनान में जो कुछ कर रहा है, जो इजराइल का इरादा है एक्सपैंड करने का, और ये जो लेबनान के अंदर एक और जेनोसाइड कर रहे हैं अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ फाइटिंग हिजबुल्लाह, ये हमें कबूल नहीं है और हम अपनी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। और उन्होंने कहा कि ईरान डिनाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉन्चिंग मिसाइल टुवर्ड टर्की। अब वो चल रहा है, लॉन्च कर दिया, मिसाइल लॉन्च कर दिया, टर्की कह रहा है ये ईरान ने किया नहीं है। तो टर्की बड़ा अच्छे तरीके से इसको समझ रहा है कि टर्की और ईरान को लड़वाने की जो कोशिश की जा रही है। तो ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल, और यूएई और ईरान का मामला इस वक्त काफी सेंसिटिव है। देखते हैं वो वहां पर मामला जब किस तरफ जाएंगे। सोमालीलैंड इनवाइट्स इजराइल टू स्ट्रेटेजिक रेड सी रोल। इधर आ जाओ, हमारी पोर्ट तुम्हारे लिए खुली हुई है। तो ये सोमालीलैंड का भी शायद इसी दरमियान को बंदोबस्त हो जाए। अच्छा, अगर इजराइल बिल्कुल फातेह हो जाता है तो फिर वो आप देखें कि वो पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर रहा होगा। इधर आप सोमालीलैंड के साथ अलायंस है, उधर साइप्रस के साथ है, तो ये वो सारा कंट्रोल कर रहा होगा। तो लेकिन अगर हार जाता है तो फिर ज़ाहिर है नताज कुछ और होंगे।
तो ईरान की जंग फैसला करेगी और मुल्कों की तकदीर का भी और फिलिस्तीन के मसले का भी। ये ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया। आपने इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।